अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सब सही होंगे और जो होमवर्क दिया था वो बना लिए होंगे, लेकिन एज पर तरीका जैसे चल रहे हैं हम लोग एक क्विक रिवीजन करते हैं ना लास्ट लेक्चर का कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इर्रेशनल नंबर के बारे में बेसिकली जाना था और इर्रेशनल नंबर को एक बहुत शानदार तरीके से देखा था कि कैसे हम लोग रेशनल को बहुत अच्छे से सीख लिए हैं, तो उसी अंदाज में हम इर्रेशनल को भी सीख सकते हैं कि कोई भी दो नंबर दे रखा है, सॉरी पूरा सेट है रेशनल नंबर और एक ही रेशनल नंबर हो, तो उसको हम लोगों ने शायद 5 डिफरेंट क्लासिफिकेशन से देखा था। एक तो पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। दूसरा हमने देखा था शानदार जितने भी स्पेशल टाइप के रेशनल नंबर है सब के सब जितने भी स्पेशल वाले थे ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, सब के सब अच्छे एग्जांपल होते हैं रेशनल नंबर के। तो रूट ऑफ प्राइम नंबर हमेशा रेशनल होता है, रूट ऑफ कंपोजिट नंबर लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो ये रेशनल नंबर, सॉरी रूट ऑफ कंपोजिट नंबर अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो ये रेशनल नंबर का एग्जांपल होता है, और रूट ऑफ कंपोजिट नंबर अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो ये रेशनल नंबर का अच्छा एग्जांपल होता है। उसके बाद हमने देखा था इनडायरेक्टली अगर nth रूट ऑफ 4 यानी जितने भी स्टार्ट होते हैं सबके सब रेशनल नंबर होते हैं, और nth रूट ऑफ अगर ये रूट से बाहर आ गया तो ये फिर ये सर्ड नहीं हो तो उस केस में इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। और एक लास्ट था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जिस भी रेशनल नंबर का होता है वो टर्मिनेट करता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। वहीं पे हमने पाई के बारे में जाना था और ये बहुत अच्छी बात जाना था, पाई इज इर्रेशनल नंबर। 22/7 पाई की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, और पाई का एग्जैक्ट डिफिनेशन जो होता है वो दैट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक शुरू किया था जिसको मैंने ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर कहा था, जहां पे हम लोगों ने करीबन 12-13 सवाल किए थे। ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर चीरफाड़ किया था हम लोगों ने रियल नंबर का, जहां पे मैं आपको एक क्विक रिवीजन कराया था रेशनल इरेशनल नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। 6 ऐसे जगह थे जहां पे हमें बोध मिला था, रेशनल इरेशनल केसेस। 2 जगह पे हमें नॉट डिफाइंड भी मिला था और बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद एक बहुत शानदार और एक लास्ट टॉपिक था दैट वाज क्लोजर प्रॉपर्टी ना। सारे प्रॉपर्टीज तो ऑलमोस्ट क्लियर होते हैं, आपको शीट में दिख गया होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देखा था। इंटीजर आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट वो डिवीजन पे क्लोज नहीं था। फिर रियल नंबर के लिए बात किया था और इस तरह से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर फिनिश किया था। और हमने 2 होमवर्क आपको दिया था, एक तो डीपीपी नंबर 3 एंड डीपीपी नंबर 4। डीपीपी नंबर 3 प्योर इरेशनल नंबर पे बेस्ड है और डीपीपी नंबर 4 ऑपरेशन वाला पार्ट और क्लोजर प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये 2 डीपीपी तो कर लिया होगा। तो यूजुअली जो सवाल बच्चे पूछते हैं या कुछ ना भी पूछते तब भी मैंने अपने तरफ से इसको जोड़ा हुआ है। वैसे डीपीपी नंबर 3 से तो बच्चे एक भी सवाल नहीं पूछते हैं, इनको सिखाने के लिए जैसे एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे पूछते हैं कि सर रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 क्या होगा। तो पहले तो ध्यान देंगे आप, √2 को √3 से अगर हम जोड़ेंगे तो ये तो रेशनल रहेगा ही नहीं, ये तो इर्रेशनल हो गया, ठीक है। और अगर ऊपर से 2 से डिवाइड भी कर दे तब भी रेशनल नहीं रहेगा। मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूँ डीपीपी नंबर 3 में। तो पहला ऑप्शन ए तो कहना गलत होगा। दूसरा ऑप्शन √2 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो फिर 2 से डिवाइड कर दें तो दिस इज स्टिल अ इरेशनल नंबर, क्योंकि √2 × √3 इज √6, √6 डिवाइड बाय 2 इज इरेशनल नंबर, तब तो रिजल्ट इरेशनल है ही नहीं, सॉरी रेशनल है ही नहीं। तो सर इस सवाल को कैसे करेंगे? तो इस सवाल को करने का सिंपल रीजन है कि √2 को 1.414 एंड सो ऑन लिख सकते हैं और √3 को 1.732, आपको रूट की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब हम आइडिया से बता सकते हैं कि बीच में एक नंबर सर 1.5 ऑप्शन में दे रखा है, तो सी और डी ही में से कोई एक आंसर हो सकता था। तो सी इज 1.5 और 1.8 तो 1.7 से आगे हो गया, तो बीच में तो लाई नहीं कर रहा। तो सर कोई इसका फॉर्मूला या कोई तरीका नहीं है, मतलब एज सच तो कोई तरीका नहीं, लेकिन एक ध्यान देंगे अगर P एक रेशनल नंबर है, Q एक रेशनल नंबर है, रेशनल ध्यान देंगे आप, P, Q बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। अच्छा थोड़ा कंफ्यूजन है इसलिए A और B ले लेते हैं, लेकिन Q भी हम रेशनल नंबर लिखेंगे। A, B अगर 2 नंबर है जो कि रेशनल है, A + B/2 हमेशा उन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकल के आता है, ध्यान देंगे। सेम गोज अगर A, B इर्रेशनल नंबर है, दोनों इरेशनल नंबर है, तो A + B/2 फिर से वो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा उन दोनों के बीच में, क्योंकि एडिशन इरेशनल, डिवाइड बाय 2 भी इरेशनल ही रहेगा, तो वो हमेशा इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर आएगा। एक और केस है सर, ये जो कि एग्जांपल नंबर शायद 14 या 15 में जरूरत पड़े, क्वेश्चन नंबर 14 या 15 में, कि सर एक नंबर है A और B दोनों इरेशनल है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं तब भी वो इरेशनल रहता है।
देन कहते हैं कि अगर इन दोनों का अंडर रूट भी ले लेना तब भी वो इर्रेशनल रहेगा। कंडीशन दे रखा है a इंटू बी इज इर्रेशनल नंबर, a और b तो आपको दे रखा है इर्रेशनल, ठीक है, और a इंटू बी भी इर्रेशनल, जैसे एग्जांपल के तौर पे √2 और √3। अब इन दोनों के बीच में मेरे को एक इर्रेशनल नंबर चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का अंडर रूट ले लो, आपका आंसर आ जाएगा जो कि इन दोनों के बीच में होगा। लेकिन अगर ये बात ना लिखते और डायरेक्ट ये लिख देता सर इफ a and b आर इरेशनल नंबर देन अंडर रूट ऑफ a into b बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, कहना गलत हो जाता। एग्जांपल चाहो तो सेम आप √2 और √8 ले सकते हो। अब इन दोनों का अंडर रूट लिया और इन दोनों का रूट ले लिया ना, ओवरऑल रूट, तो ये √16 हो गया। √16 का √16 इज √4, सॉरी दिस इज 4, तो 4 का रूट द रिजल्ट इज 2, ये तो रेशनल हो गया। तो ऐसा कहना कि इस कंडीशन को आपको याद रखना जरूरी है ना। अगर ऐसा दे रखा हो तो ये रिजल्ट साथ है, इसके साथ ये भी दे रखा हो तो ये रिजल्ट होल्ड करता है। तो एक छोटी सी बात है जो आपको पता होना चाहिए, रेशनल ऐड कर दें तो रिजल्ट रेशनल ही रहेगा, इरेशनल ऐड कर दें तो इरेशनल ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों रिजल्ट नहीं यूज हो रहा, बहुत बच्चे रट लेते हैं इस चीज को, तो यहाँ पे इस अंदाज में हम लोग ये सवाल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11, अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात है। क्वेश्चन नंबर 14 तो मैंने बता दिया ना, जैसे √2 प्लस √3, तो उन दोनों से आगे चला जाएगा, √2 इंटू √3, फिर से वो आगे चला जाएगा। अपॉन का 2 करेंगे, दोनों रूट है तो अंडर रूट लेके जा सकते हैं आप, इन दोनों का रूट इंटू रूट, तो हम बेसिकली इसको √6 लिख सकते हैं हम लोग ना, दिस इज √6 का अंडर रूट लिखा हुआ, तो ये बेसिकली 6 के पावर हाफ ना, भी आपने क्लास 9 में देखा होगा सर्ट का पार्ट में, ये nth रूट ऑफ a अगर होता है तो उसको हम a के पावर 1/n लिख सकते हैं। उस अंदाज में 6 के पावर हाफ, अच्छा इसके 6 के पावर में भी हाफ के पावर में हाफ, तो आपने अंडर रूट को हाफ पावर में लिख दिया, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 6 के पावर 1/4। ये बेसिकली इसी रिजल्ट को हम लोगों ने यूज किया। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपसे आराम से बन जाएगा। अब जरा देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 11 और 15 दोनों एक उल्टा वर्जन है। 11 में क्या दे रखा था, 2 इर्रेशनल नंबर दिए हुए थे और उसके बीच में रेशनल पूछा था, रेशनल के बीच में रेशनल, इर्रेशनल के बीच में इर्रेशनल। तो कंडीशन को समझे आप, इर्रेशनल दे रखा, इर्रेशनल पूछा गया है, तब तो ये कंडीशन चला लो। रेशनल दे रखा, रेशनल ही पूछा गया, तो ये कंडीशन चला लो। अब पूछा जो गया है क्वेश्चन नंबर 11 और 15 में वो उल्टा चीज है। रेशनल दे रखा है 15 में, इर्रेशनल पूछा, और 11 में इर्रेशनल दे रखा है, रेशनल पूछा। तो इसको करने का तरीका सिंपल ऐसे हो सकता है कि आप इसको क्वेश्चन नंबर 15 में कि आपको इर्रेशनल नंबर चाहिए तो आप ऑप्शन की तरफ से जाएं, कि ऑप्शन दिख रहा है आपको कि इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, और एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर उसको हाफ कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रेशनल ही नंबर रहेगा, तो ये आंसर नहीं है। सेम गोस कि अगर हम ए और बी का एडिशन मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब भी वो रेशनल नंबर रहेगा ना, 2/7, तब भी ये रेशनल नंबर रहेगा, तो ये आंसर नहीं है। अच्छा सर, ए और बी दो नंबर हैं जो कि अपने में रेशनल हैं, उन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं और अंडर रूट ले लूं, तो क्या वो रिजल्ट अभी भी इन दोनों का बीच का इर्रेशनल नंबर होगा? जरा समझने के लिए ध्यान देंगे आप। मान लीजिए कल को 2 दे रखा होता और 8 दे रखा होता, 2 रेशनल नंबर है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेता, तो √16 का रूट 4 हो जाता, जो कि एक रेशनल नंबर होता। तो ऐसा कहना कि इफ a and b आर रेशनल नंबर देन अंडर रूट a into b बिलोंग्स टू अ इर्रेशनल नंबर, ये कहना गलत होता। हाँ, लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन के नहीं आ रहा है तो डैम श्योर वो उन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 लिया 3 लिया, ये दोनों इरेशनल नंबर है। अब इन दोनों को प्रोडक्ट किया और अंडर रूट ले लिया, तो ये एक इरेशनल नंबर आएगा। इसको प्रोडक्ट कंडीशन है कि अंडर रूट ओवरऑल जो मल्टीप्लिकेशन है दिस इनटू दिस, ये सबसे लास्ट नोट था, शायद आपको बताना रह गया होगा, अब देख लेंगे आप जाके। तो ये इरेशनल नंबर होगा और सच में √6 की वैल्यू जो भी होती है 2.4 के करीब होती है, तो 2 और 3 के बीच में आ गया, ठीक है। तो दिस इज इरेशनल नंबर। तो उस फंडे से अगर देखा जाए तो ये नोट चलेगा, है ना, नोट सबसे लास्ट नोट दे रखा है, जैसे हम लोग ने ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर पढ़ा था, उसके सबसे लास्ट नोट पे जाके देख सकते हैं आप कि ए और बी अगर दो नंबर ऐसे हैं जो कि रेशनल है, then root a into b will be irrational given condition a into b should not be a perfect square। वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए ताकि वो रूट से बाहर आ जाए, इसी वाला केस एग्जांपल नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए बस ये छोटा सा नोट है जो यहाँ पे आपको उतारना है। अगर आपको डीपीपी में उतारना है डीपीपी में उतार लें,
रिवीजन को तो डीपीपी में, टेस्ट पेपर में अगर आपका टेस्ट होता है डीपीपी भी तो रिवाइज करके आएंगे आप, ठीक है। डीपीपी में उतार लें, वरना अगर आप नोटबुक में उतारना चाहते तो नोटबुक में आप उतार सकते हैं, जो नोट अभी आपको बताया गया है। तो इस तरह से डीपीपी नंबर 3 आपका फिनिश हो जाएगा। डीपीपी नंबर 4 है ना, वीडियो को पॉज करके जो कुछ भी उतारना आप उतार सकते हैं। डीपीपी नंबर 4 के बारे में जरा हम देखें। डीपीपी नंबर 4 में भी बच्चे ज्यादातर डॉट नहीं पूछते, क्योंकि मोस्टली चीजें आपको इतनी अच्छे से पढ़ा दी गई है कि मोस्टली सवाल बन जाता है। लेकिन डीपीपी नंबर 4 में एक छोटा सा टॉपिक है जो मेरे को पढ़ाना है, उसके लिए मैंने 2 सवाल आपको उठाए हैं। देखिए, सबसे लास्ट सवाल तो बच्चे मेरे से यूजुअली पूछ लेते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 20 कैसे होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 को करने से पहले क्वेश्चन नंबर हम 15 पढ़ करेंगे। ये 15 में क्या बवाल है सर? कुछ नहीं, एक वर्ड आया यहाँ पे, द सेट ऑफ रियल नंबर। तो मुझे बस ये सेट वाली बात को समझानी है। सेट बेसिकली क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है सेट थियरी करके ना, सेट थियरी। तो आप थोड़ा सा नोट कर लो, सेट थ्योरी किसे कहते हैं। सेट थ्योरी के अंदर ये टॉपिक है सेट, उसको हम लोग जान जाते हैं ना। तो ये आप अपने नोटबुक में भी उतार लेना कि हम लोग थोड़ा सा सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बार बीच बीच में वर्ड मैंने सेट बोल दिया होगा। तो सेट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नंबर भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हम ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ले सकते हैं, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, आदमी का कलेक्शन ले सकते हैं, रिवर का कलेक्शन ले सकते हैं, पेन कॉपी कलम जो भी चीज बनाए उसका हम कलेक्शन ले रहे हैं, जरूरी नहीं कि नंबर का कलेक्शन लो। The state of collection of all the well-defined objects, है ना। एक यहाँ पे वर्ड है set of set is it is a collection of well-defined objects। इसको हम लोग सेट बोलते हैं। सेट से बचने के लिए, इनफैक्ट ये सेट जो चैप्टर है ना, आपको एक पूरा एक चैप्टर है 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर बता रहा हूँ मैं आपको। तकरीबन मैं 2 से 3 लेक्चर में 11th इंटर सॉरी IIT-JEE वालों जो बच्चे हैं उनको पढ़ाता हूँ 2 से 3 लेक्चर में। अभी फिलहाल को बस आपका बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ सेट थ्योरी के बारे में। तो ये सेट के बारे में 3rd क्लास से बच्चे टीचर आपको बता रहा है। नेचुरल नंबर कलेक्शन ऑफ ऑल द काउंटिंग नंबर, होल नंबर कलेक्शन ऑफ ऑल द काउंटिंग नंबर अलॉन्ग विद जीरो, इंटीजर्स कलेक्शन ऑफ ऑल, कलेक्शन जो वर्ड आ रहा है बेसिकली वो आपको सेट ही बता रहा है। बस अब ये नंबर के बारे में, नंबर कैसे होंगे तो उसका जो एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन आप दे रहे हो, काउंटिंग वाले उठाने, काउंटिंग के साथ जीरो उठाने, काउंटिंग के साथ जीरो और उसके निगेटिव भी उठाने, वैसा नंबर उठाना जो 2 से कट जाए, इवन है ना, इवन वाले। ये सब के सब ना एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड डेफिनेशन के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, इसी को हम लोग सेट बोलते हैं। तो सर ये सेट नंबर्स के लिए भी चलेगा नहीं? कल को मैंने आपको सेट लिख दिया भाई गंगा जमुना, है ना, जमुना, ब्रह्मपुत्रा ना, और भी नदियों के जो जो नाम है हमने लिख दिया इस तरह से। तो ये दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के रिवर्स का नाम लिखा मैंने। अब सर सेट कौन सा नहीं होगा? जैसे आपको मैंने कलेक्शन लिख दिया 2, 10, 12, 45, 55। अब इस नंबर को देख के कुछ आप नहीं बता सकते हो कि इसमें कौन सा डेफिनेशन चल रहा है, कौन सा रूल गवर्न कर रहा है। तो आप रूल या कोई भी पैटर्न पकड़ नहीं पाओगे कि इसमें क्या ऐसा पैटर्न चल रहा है। तो इसको एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं कह सकते हैं। तो दिस विल नॉट बी अ सेट। तो सेट को एक पहले बात देख लेना, सेट को यूजुअली हम लोग कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, इसलिए कभी गौर नहीं किया होगा आपने नेचुरल नंबर को कैपिटल लेटर एन क्यों दिया गया, स्मॉल लेटर क्यों नहीं दिया गया, रेशनल नंबर को कैपिटल ही क्यों कहा गया, रियल नंबर को कैपिटल आर ही क्यों कहा गया, ठीक है। तो सेट को यूजुअली हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। जैसे मैंने अगर कह दिया कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ए ई आई ओ यू, ये इंग्लिश अल्फाबेट का ऑल द कलेक्शंस हो गए, ठीक है। तो ये सेट, अच्छा इसके अंदर जो भी ये आते हैं इसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, या एंट्रीज और या मेंबर्स भी बोल देते हैं, एंट्रीज भी बोल देते हैं, या कभी कभी इसको मेंबर्स भी बोल देते हैं, मेंबर्स ऑफ अ सेट। सबसे ज्यादा यूज एलिमेंट होता है। इसके अंदर जो एलिमेंट आए, यूजुअली एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। यूजुअली जरूरी नहीं है कि बल्कि को मैं बोल दूं द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स यूज्ड इन द वर्ड स्कूल, स्कूल में जितने भी वर्ड यूज, सॉरी द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल, सारे लेटर्स जो जो इसमें यूज हुए हैं, इसका एक सेट का नाम मान लीजिए मैंने दे दिया एम, ठीक है। अब इस सेट के अंदर जो जो लेटर यूज हुआ, एस यूज हुआ, सी यूज हुआ, एच यूज हुआ, ओ यूज हुआ, एल यूज हुआ, सर वो तो 2 बार यूज हुआ। तो सेट का एक बहुत अच्छा रूल है, जो लेटर्स रिपीट होते हैं उसको 2 बार नहीं लिखते हैं। ये जो नंबर रिपीट होता है उसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो दोनों सेम ही सेट होता है, अलग अलग सेट नहीं है, वो सेम ही सेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे कल को मैंने लिख दिया एक सी सेट है 1 2 3, और एक दूसरा सेट दे दिया डी 2 3 1, एक और सेट दे दिया मैंने ई
1,2,2,3,3,3 कहते हैं इस तीनों के तीनों सेट कोई अलग सेट नहीं, वो सेम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जो एलिमेंट अगर आप दाया बायां करके लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता सेट में, बस आपने ऑर्डर को अलग अलग कर दिया, बस उसको हम कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। और अगर आपने एलिमेंट को रिपीट कर दिया है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम एक ही बार काउंट होगा, ये भी एक ही बार काउंट होगा। तो 3 को आप 3 बार काउंट नहीं करेंगे। दिस इज अ सेट दैट कंटेन्स 1, 2 and 3 एज एलिमेंट। ठीक है, अभी जो सेट को हमने लिखा है तो ये सब तो सेट है। एक एग्जांपल मैंने दिया था कि सेट ये नहीं है, और भी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ जो सेट नहीं कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला द ग्रेट मैथमेटिशियन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब ग्रेट मैथमेटिशियन आप नाम आप सबको काउंट करने लगेंगे ना, मेरे को मत काउंट करो ना, मैं इतना भी ग्रेट नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन जितने भी आप ग्रेट वाले मैथमेटिशियन की बात करेंगे तो कौन और किस हिसाब से ग्रेट का डेफिनेशन दे रहे हो आप। ठीक है, आर्यभट्ट को आप काउंट कर रहे हो, सुन का आविष्कार करने वाले, और भी आप थेल्स को देखेंगे, है ना, आप न्यूटन भी मैथमेटिशियन थे। ठीक है, और जितने भी मैथमेटिशियन निकले हैं आप उनको काउंट करेंगे तो ग्रेट का डेफिनेशन किस हिसाब से। या एक और मैं अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर कल को मान लीजिए ऐसा दे रखा हो द ग्रेट बैट्समैन, द ग्रेट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। इंडियन क्रिकेट के हिसाब से सबसे ग्रेट बैट्समैन कौन कौन से, बेस्ट बैट्समैन कौन कौन, बेस्ट बैट्समैन ना करके ऐसा बोलो बेस्ट क्रिकेटर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट, तो आप किसको काउंट करेंगे। आप भाई सचिन को सबसे पहले रखेंगे, सुनील गावस्कर है, कपिल देव है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। लेकिन शायद एक एग्जाम्पल आप भूल जाएं, 2006 में जब सबसे पहला वर्ल्ड कप हुआ था, 6 या 7 में शायद हुआ था सबसे पहला वर्ल्ड कप T20 का, तो वो इंडिया जीती थी पहला वर्ल्ड कप। तो उस वक्त एक बॉलर था जो कि बहुत पीटता था। सबसे लास्ट मैच तो वो भी याद है मेरे को ना, मैं उस वक्त कोटा में था, तो लास्ट में था, रमज़ान का दिन चल रहा था। तो उस वक्त ना हम लोग अफ्तारी कर रहे थे, तो लास्ट ओवर शायद बचा हुआ था। ऑलमोस्ट इंडियन में पाकिस्तानी क्रिकेट 9 विकेट गिर चुकी थी, लग रहा था वो हारने वाला है। लेकिन एक जोगिंदर शर्मा बॉलर था, बहुत पीट रहा था वो, लेकिन धोनी ने उसको बॉल दिया के लिए, शायद आखिरी ओवर में मिसबाउल हक कैप्टन था, वही उतरा हुआ था वहाँ पे, तो उसने दिया बॉल जोगिंदर शर्मा को, और एक ओवर में शायद 13 या 15 रन ऐसे कुछ चाहिए था। तो मिसबाह के बॉल पे शायद उसने छक्का मारा, फिर चौका, ऐसे कुछ था। लास्ट बॉल पे 4 या 6 रन चाहिए था। आप जाके देखना है ना 2007 का फाइनल मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो जोगिंदर शर्मा ने उस मैच को जिताया था। ठीक है, लास्ट बॉल था, लास्ट ने चौथा बॉल पे शायद बहुत आराम से छक्का मार सकता था, उसने स्विप करने की कोशिश किया था और पीछे श्रीसंत ने कैच ले लिया था। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, जोगिंदर शर्मा ने उस मैच को जिताया, कहते उसके बाद उसने इंटरनेशनल क्रिकेट का सिर्फ एक ही मैच खेला, उसके बाद कोई मैच ही नहीं खेलेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने शायद IPS या कोई उसको पब्लिक सर्वेंट का कोई पुलिस की कोई नौकरी दे रखी है, वो अभी भी वो लाइफ जी रहा है। मतलब क्रिकेट में जिस बंदे ने वर्ल्ड कप जिताया उसके बाद कोई उसको पूछ नहीं रहा है। आज आप देखो इरफान पठान को लोग काउंट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप कब कितना चीज़ें, कितनी मैचेस उसने जिताए हैं। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में क्या हैट्रिक लेने वाला बंदा है ना, पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाला बंदा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप किस हिसाब से बेस्ट कर सकते हो। तो ये बेस्ट का है ना, गुड का है ना, ब्यूटीफुल का है ना, ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द स्कूल या ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द क्लास, तो आप किस हिसाब से ब्यूटीफुल, तो ये सब डिफिनेशंस मैथ्स के हिसाब से नहीं मानी जाती कि किस हिसाब से आप कंपैरिजन कर रहे हो। तो इस तरह का अगर कंपैरिजन दे रखा हो तो इस सब को भी हम लोग सेट में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो खास बात जो भी आपको सेट रखना है वो ये रखना है सेट के बारे में कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यूजुअली हम लोग कैपिटल लेटर से सेट्स को दिखाते हैं, ये सब सेट का एग्जांपल है। और उसके अंदर के लेटर्स को हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। यूजुअली लेटर्स को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, और खास बात जो सेट्स के लिए है कि हाँ, इसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। एक को हम लोग रोस्टर मेथड कहते हैं और दूसरे को हम लोग सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। अभी जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, दिस मेथड इज नोन एज रोस्टर मेथड, जहां पे आपको एलिमेंट दिख रहे होते हैं। और दूसरा जो है दैट इज सेट बिल्डर मेथड। फिलहाल अभी आप रहने दो, क्योंकि यूजुअली आप जो सेट जैसे नेचुरल नंबर आप लोग लिखते हैं ना 1, 2, 3, ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट को दिखाते हैं और उसको कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। एक बहुत खास बात, हाँ मैंने आपको बताया था ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। हम लोग करली ब्रैकेट में ये नेचुरल नंबर को क्यों लिखते हैं, हम लोग ओपन ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखते हैं, या फिर हम लोग इस वाले ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर इज अ सेट, और सेट को हम लोग करली ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और इसका नाम रीजन है क्यों हम करली ब्रैकेट यूज करते हैं। जब मैं आपको सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रैकेट बताऊंगा उस वक्त बताऊंगा कि करली ब्रैकेट सिर्फ शोज करता है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, जानिए उस वक्त। फिलहाल तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि नेचुरल नंबर या होल नंबर या इंटीजर हम लोग लिख लेते तो करली ब्रैकेट ही क्यों यूज कर रहे हैं।
क्योंकि करली ब्रैकेट हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। दे आर ऑल सेट्स। बचपन से टीचर आपको सेट्स को यूज कर रहा, लेकिन आपको बता नहीं रहा कि इसी को हम लोग सेट करते हैं। तो बस फिलहाल आप इतना ही नॉलेज रखो। वैसे सेट थ्योरी में और अगर लगेगा मेरे को इस बार एक सवाल 2019 में एमयू बीटेक में, सॉरी एमयू 11th इंटरेस्ट में सेट थ्योरी से आ गया था, है ना। तो कोई ना, आउट ऑफ सिलेबस की चीज़ें आते रहती हैं, तो घबराएंगे नहीं आप। अगर मुझे लगेगा कि हाँ भाई पढ़ाना है, 1-2 बार और सवाल आ जाए तो मैं बिल्कुल आपको पढ़ा दूंगा कंटेंट। तो अब यहाँ पे बात एकदम क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 में द सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब सारे रियल नंबर का कलेक्शन है। अब बाकी उसके बाद जो सवाल है कंसिस्ट ऑफ, सही बात है, क्या है वो, सारे के सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन है। तो बिल्कुल द सेट ऑफ रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर। लेकिन इसका ज्यादा जरूरत जो हमें पड़ेगा वो क्वेश्चन नंबर 20 में पड़ेगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 में काम आएगा हमारा ये सेट वाला पार्ट। सेट ऑफ पॉजिटिव पावर्स ऑफ 2। अब आप समझ लें सेट यानी कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव पावर ऑफ 2, यानी पावर ऑफ 2 के पावर में 1, तो 2 पॉजिटिव पावर यानी 1 से शुरू करेंगे, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 एंड सो ऑन। इस तरह से चल रहा है। यानी इनडायरेक्टली आप इसको ऐसे भी ना, इज इक्विवेलेंट टू, सिंबल को हम लोग इज इक्विवेलेंट टू कहते हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे सब बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर। अभी भी बस बेसिकली आपको मैंने एक चैप्टर फिनिश करना था ताकि आप लोग अपना कंसर्न लोगो कि हाँ भाई 10th क्लास का एक चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, रियल नंबर। इसको हम लोग इज इक्विवेलेंट टू कहते हैं। बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 2, 4, 8, है ना, दिस इज 16 एंड सो ऑन। ये सेट के बारे में बोल रहा है। इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसमें से जो भी मैं एलिमेंट उठाऊंगा, जैसे मैं पहले क्या था, इंटीजर और क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होगा, एक इंटीजर से एलिमेंट्स जो भी मैं, पूरा इंटीजर का सेट है या होल नंबर का सेट है, उसमें से कुछ भी मैं, इंटीजर बात हो रही है तो इंटीजर में से जो भी मैं उठाऊं, है ना, इनमें से कुछ भी उठाऊं, -1, -2, है ना, -3 एंड सो ऑन, तो क्या वो उन्हीं में से आता है? बोला से इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा इंटीजर आता है। फिलहाल जो बोला जा रहा है, इसी सेट में से 2 एलिमेंट आपने उठाया, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। जैसे ये उठा लिया और ये उठा लिया, मान लीजिए 2 के पावर 2 4 और 2 के पावर 4 16, इन दोनों को उठा लिया 32 64, दिस इज 64, दिस इज आल्सो 2 के पावर 6, तो ये इनडायरेक्टली 2 के पावर 6 लिखा हुआ। क्या 2 के पावर 6 सेट के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? बोला बिल्कुल आएगा, 2 के पावर 6 तो इसी के अंदर होता है। इसीलिए पहला स्टेटमेंट, द सेट ऑफ पॉजिटिव पावर्स ऑफ 2 इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये बात एकदम सही है, ये ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, द सेट ऑफ, अब एक नया सेट बना लिया, सेट बनाया आपका कौन सा, -1 0 और 1 का, इस 3 एलिमेंट का एक सेट बना दिया गया। अब बोला जा रहा है कि ये क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज है, मतलब इन्हीं से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्हीं में से ही रिजल्ट आएगा। देख लेते हैं जितने कॉम्बिनेशन, -1 × -1, -1 × 0, -1 × 1, 1 × 1 × 1 × 0, 1 × -1, जो भी आप कॉम्बिनेशन बनाना है, 0 × 0 बना लो, क्या वो इन्हीं में से आ रहा? बोला बिल्कुल, आप रिजल्ट लेके देख लीजिए, 1 आया, 0 आया, -1 आया, 1 आया, दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज 0, ये जो भी रिजल्ट आ रहा है वो इन्हीं में से ही आ रहा है। तो इनको मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट इन्हीं में से ही आ रहा है, तो बिल्कुल ये क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। द नंबर 35 एग्जैक्टली 4 डिवाइजर, 35 का एग्जैक्टली 4 डिवाइजर। बोला हाँ सर, 1 है, 5 है, 7 है और 35 है, इसके अलावा कोई डिवाइजर कोई फैक्टर को बात देखिए। लेकिन तो अब बचा एक और तरीका, ए बी सी तीनों सही, तो बचा क्या, डी, तो डी एक आंसर है। इसी सेम सवाल के लिए एडिशन में चेक करना है कि अगर मैं इनमें से इन्हीं को ऐड करूं तो क्या इन्हीं में से ही आएगा। तो चेक करने के लिए आपने इनको ऐड किया, सबसे पहले -1 को -1 से ही ऐड कर दिया, तो द रिजल्ट इज -2। कहाँ आया इनमें से? तो पहला रिजल्ट आपने चेक किया। बेसिकली यूजुअली बच्चे बोलते हैं सर देखिए, -1 को 0 से ऐड करो, 1 को 0 से ऐड करो, 0 को -1 से ऐड करो, या जो भी इनमें से। आप ये क्यों नहीं देखते, 1 को 1 से भी हम ऐड कर सकते हैं, सेम को सेम, 2 को 2 को भी ऐड कर सकते हैं, इंटीजर को मैं 2 और 2 फिर से ले सकता हूँ एग्जांपल। ये बच्चे एग्जांपल नहीं लेते, इसलिए 1 और 1 को हम फिर से ले सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, तो रिजल्ट 2 हो गया। जैसे -2 और 2 इसमें से नहीं है, इसीलिए ये क्लोज नहीं माना जाएगा एडिशन के केस में, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक था जो सिलेबस से बाहर था, दैट इज सेट थ्योरी, 11th क्लास का टॉपिक है, वही मैंने थोड़ा सा टच किया। अगर मुझे लगेगा कि जरूरत है और बच्चे इंसिस्ट भी करेंगे कि नहीं सर सेट थ्योरी भी पढ़ा दीजिए आप लास्ट में, तो कोई बात नहीं। 10th का चैप्टर जैसे हम लोग फिनिश करेंगे तो अगला 11th का चैप्टर होता है सेट थ्योरी, तो बढ़िया है कि इंटरलिंक्ड हो जाएगा। 10th हम लोग जल्दी फिनिश कर लेंगे तो 11th क्लास का चैप्टर सेट थ्योरी हम लोग पहले शुरू कर देंगे, तो अच्छा है। जल्दी दुआ करें सब कुछ सही सही रहे, सब कुछ लॉकडाउन फ्री हो जाए, ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाए, तो हम लोग और स्पीड अपनी मेंटेन कर लें, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसमें से जो कुछ भी आपको उतारना है आप उतार दीजिए, है ना। फिर हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं।